वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो बिना समय गवाए हम पहले केपलर्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को देखते हैं और इसी बीच में ही बातें करते रहेंगे कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की और कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले देखते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ क्या होता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सपोज्ड to be present at one focus कह दो of the ellipse। देखो, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो प्लैनेट है सन के अराउंड कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन को किसी एक फोकस पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो एट ए टाइम एक फोकस पे प्रेजेंट है। कैसे? देखो, सपोज ये इलिप्स है, यहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो जो सन है, जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट हैं, प्लैनेट पी कह दिया मैंने इसको। जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड, देखो कैसे ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट कैसे है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये सन है, अगर सन के अराउंड ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह घूम रहे हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं होता कि अगर हम सन को ऐसे कहें और ये प्लैनेट्स हैं तो ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होते हैं, रिवॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। प्लैनेट सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सपोज टू बी प्रेजेंट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। तो ये जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसको। कैसा ऑर्बिट है ये? इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी हमने वर्ड देखा इलिप्स। तो केपलर के फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझने के लिए हमें इलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखते हैं इलिप्स क्या होता है। इलिप्स को मैंने यहाँ जैसे लिखा है कि एंड सन इज सपोज टू बी प्रेजेंट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं। ये सेंटर हो गया इलिप्स का, वो इसके फोकस हो गए सपोज F1 और ये F2। तो सन को हम किसी एट ए टाइम, वरना एक टाइम पे किसी भी फोकस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो सन अगर यहाँ है तो प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। सन को यहाँ सपोज कर लिया तो प्लैनेट तभी इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी भी फोकस पे, चाहे F1 पे चाहे F2 पे हम कंसीडर कर सकते हैं सन को। और इनका प्लैनेट का रिवोल्यूशन कैसा होगा? सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब देखो क्या होता है कि सपोज मान लो प्लैनेट की पोजीशन है, ये प्लैनेट पहले P1 पे था, फिर P2, फिर P3। प्लैनेट की पोजीशन है P1, P2, P3 पे। तो इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस फोकस की और इसी पॉइंट से इस फोकस की, इस पॉइंट देखो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी? P1 प्लस P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल्स होगा किसके? ये वाली, इस वाले प्लैनेट की पोजीशन से इस वाली पोजीशन से फोकस की और इस पोजीशन से फोकस की जो डिस्टेंस होगी उनका जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसे? देखो P2 F1 प्लस P2 F2 इक्वल्स टू किसके होगा? इस पोजीशन की डिस्टेंस देखते हैं फोकस से। देखो ऐसे यहाँ से फोकस से मिला लिया इसको, इस वाले फोकस से भी, ऐसे भी। तो ये क्या हो गया? P3 F1 प्लस P3 F2। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इनका जो सम होता है प्लैनेट की पोजीशन का सम फोकस से, ये हमेशा क्या होता है? सम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे P1 F1 प्लस P1 F2, P2 F1 प्लस P2 F2 प्लस P इक्वल्स टू P3 F1 और P3 F2। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? ये जो सम होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट।
ठीक है। अब जब मान लो हमने सन को सपोज यहाँ कंसीडर करा है, इसको दोबारा से मैं एक और डायग्राम में दिखाता हूँ, या इसी भी मान लो जैसे ये सन है, सन अगर हमने यहाँ कंसीडर करा है और प्लेनेट का रिवोल्यूशन कैसे है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो देखो जब प्लैनेट पास में कब होगा सबसे सन के, ये वाले डिस्टेंस जब पास में हो गई, ठीक है। और प्लैनेट फर्दर कब होगा सन के, जब यहाँ पर होगा, यहाँ तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी। यहाँ अगर हम सन को यहाँ कंसीडर करें, यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं। सन को मान लो मैंने यहाँ कंसीडर किया, तो देखो प्लेनेट की सबसे पास की पोजीशन ये हो गई, पास की पोजीशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन, HELION, पेरीहेलियन। और जो फर्दस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एफेलियन, HELION। पेरीहेलियन क्या है, मैं पेरीहेलियन को क्या कहते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। और फर्दस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सबसे जो दूर का प्लेनेट जब सबसे सन से सबसे दूर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं एफेलियन। ये क्या है, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम कहाँ से, सन से। और ये कौन सी पोजीशन होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम कहाँ से, सन से। तो एफेलियन और पेरीहेलियन का हमें समझ में आ गया। अगर मान लो मैं सन को यहाँ कंसीडर करता तो ये वाली जो पोजीशन हो जाती प्लैनेट की वो पेरीहेलियन हो जाती, और ये वाली जो पोजीशन हो जाती वो एफेलियन हो जाती। तो जहाँ पे पास में होगा सबसे उसको पेरीहेलियन, जब सबसे दूर होगा प्लैनेट सन से तो उसको बोलेंगे एफेलियन। अब इलिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी हैं, फर्स्ट लोग अच्छे से समझने के लिए हमें इलिप्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, जैसे कि हमने देखा, इसका ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर हो गया O। अब इसको बोलते हैं हम वर्टिसिस, एंड पॉइंट को क्या बोलता है, वर्टिसिस, ठीक है। सेंटर से देखो, सेंटर से जो वर्टिसिस की दूरी होती है वो बराबर होती है दोनों तरफ। ये A है तो इधर भी क्या होगी, A, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2A। ये फोकस होगा, दो फोकस होंगे इसके, इसको फोकस को मैंने F1 कह दिया पहले को, दूसरे का नाम क्या कह दिया, F2। फोकस और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं C, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं B। देखो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं, ये वाले भी डिस्टेंस कितनी होगी, C, इसके कोऑर्डिनेट लिखूं इस वाले वर्टिसेस के, ये सेंटर हो गया, इसको y एक्सिस कंसीडर करें और ये इस तरह x एक्सिस, देखो ओरिजिन हो गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बताओ कितने होंगे, A,0, और इसके कितने होंगे, -A,0, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में है। ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, B, डिस्टेंस B हो, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, -B। इस फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे, इस वाले के -C,0 इधर है, ओरिजिन की साइड है, इसके इस फोकस के C,0। तो देखो अब ये जो लेंथ है ये वाली सेंटर से वर्टिसिस के बीच में, सेंटर से जो वर्टिसिस की जो दूरी है इसको बोलते हैं A को सेमी मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली डिस्टेंस है, और B को बोलते हैं सेंटर से ये वाली डिस्टेंस है सेमी माइनर एक्सिस, ये छोटी है ना इससे, सेमी माइनर एक्सिस। और 2A को बोलते हैं, देखो टोटल इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और 2B को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखो हमारे पास पैरामीटर क्या है, ए क्या होता है, सेंटर से वर्टिसिस की दूरी, मतलब लेंथ सेमी मेजर एक्सिस, बी को सेमी माइनर एक्सिस, ए बी और सी। देखो हम, और सी क्या होता है, सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सी। तो हमें रिलेशन बताना है कि ए बी और सी में क्या होता है, कैसे बताएंगे, देखो
रिलेशन ड्राइव करना है अगर मुझे किसमें, ए बी और सी में, तो कैसे बनाते हैं। अभी हमने बताया ये हो गया सेंटर, एक पॉइंट हो गया जब P यहाँ पर, एक पॉइंट हो गया Q, इसको फोकस को F1 नाम दे दिया, इस फोकस का नाम हो गया F2, इस फोकस का नाम, दो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो दूरी है टोटल, या सेंटर से वर्टिसेस की A है, और ये दूरी कितनी है B, ये दूरी हो गई B यहाँ से सेंटर से, और ये डिस्टेंस हो गई A यहाँ तक सेंटर से वर्टिसेस की। अब देखो हम जानते हैं कि क्या F1P, F1 अभी मैंने लिखा था F1P, इस पॉइंट का सम F1P प्लस F2P, F1P प्लस F2P, इस पॉइंट का दोनों फोकस से सम इक्वल होगा, किसके बराबर ही होगा, F1Q प्लस F2Q। दोबारा से देखो इसको, मैं कह रहा हूँ ये जो एक पॉइंट हमने पहले, एक तो सेमी मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, एक लिखा पॉइंट को सेमी माइनर एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट का दोनों फोकस से जो सम होगा P_F1 और P_F2, ये बराबर होगा दूसरे वाले पॉइंट के सम के बराबर। Q ये वाला पॉइंट है, F1Q प्लस इसी पॉइंट के दूसरे वाले फोकस से जो दूरी है उसके क्या होगा, बराबर। अब देखो अगर मैं F1P प्लस F2P इसकी वैल्यू निकालूँ, F1P प्लस F2P, तो F1P यहाँ F1P किसके बराबर होगा, F1O प्लस OP के, F1 जो P होगा ये किसके बराबर होगा, F1O प्लस OP के बराबर होगा, प्लस F2P। F1O के बीच की दूरी कितनी है, C, अभी हमने दिखाया था C, O और F के बीच में दूरी कितनी हो गई, C, प्लस OP डिस्टेंस कितनी है, A, ये तो सेमी मेजर एक्सिस है, ये कितनी हो गई A, प्लस F2P, ये वाली देखो दूरी कितनी है A, और ये दूरी कितनी है C, ये डिस्टेंस है C, ये A ये C, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई A माइनस C इजिकल टू दिस, ये हो गई F2P A माइनस C से प्लस C कैंसिल, ये कितनी डिस्टेंस हो गई 2A। F1Q प्लस F2Q, अगर मैं क्या करूं इस वाले से इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला दूं, देखो तो ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, तो F1Q की वैल्यू कितनी होगी, F1Q प्लस F2Q, F1Q ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो ये वाली डिस्टेंस C और ये B, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। इसी तरह ये देखो ये C और ये B, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। समझ में आ गया होगा, ये 90 डिग्री है, ये B और ये C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू दिस। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1Q की वैल्यू कितनी होगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट, ये कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब क्या है, ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर, तो हम क्या है 2A को इसके बराबर रखा जा सकता है, तो 2A किसके बराबर हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या आ गया रिजल्ट, A स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और क्या कह सकते हो C बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट। तो ये रिजल्ट याद रखना है, चाहे कोई से भी याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो A स्क्वायर, ये A क्या है, ABC में रिलेशन बताना था, A क्या है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, B क्या है सेमी माइनर एक्सिस, और C क्या है सेंटर से फोकस की दूरी। तो रिलेशन है A स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं,
ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया, ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस क्या होंगे बच्चों, देखो अगर मैं क्या करूँ, सी की वैल्यू 0, पहले फर्स्ट सी की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ, सी की वैल्यू 0 का मतलब है क्या है कि F1 और F2 यहाँ पे आ गए सेंटर पे। इसका मतलब क्या है, F1 एंड F2 मर्ज टूगेदर, TOGETHER टूगेदर एट सेंटर। तो सी के वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखा, देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, बी स्क्वायर। इंप्लाइज दैट क्या, ए और बी क्या होंगे, बराबर। ए और बी अगर जब बराबर हो जाएंगे, ए और बी के बराबर हो जाएगा, अभी तो ए बड़ा है बी से, तो ए और बी जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इलिप्स होगा वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए और बी क्या हो गए आपस में बराबर, ये बी किसके बराबर हो गया, ए के। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलिप्स हमारा सर्कल में। कब, जब सी की वैल्यू 0 हो गई। सी की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, व्हेन फोकस आर मर्ज एट द सेंटर। सेकेंड, सी की वैल्यू 0 हो गई। अब सी की वैल्यू अगर सपोज ए हो जाए, सी बराबर अगर ए हो जाए, देखो क्या होगा, सी की वैल्यू अगर ए हो जाए, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ ए रख दूँ, देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बराबर, सी की वैल्यू ए के बराबर हो गई, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। बी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, बी ए खत्म हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है। और सी की वैल्यू ए का मतलब क्या है, सी की वैल्यू ए का मतलब क्या है कि सी यहाँ पहुँच गया, तो सी वर्टिसेस पर पहुँच गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइन में। तो ये जो फोकस है कहाँ पहुँच गया था हमारा, वर्टिसेस पे, और बी की वैल्यू हो गई 0, ये सेंटर हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइंस में, लाइन में। तो ये इलिप्स का क्या है, स्पेशल केस, ये ध्यान रखना है हमें। अब इसमें एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी इसे डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है, इसको बोलते हैं देखो सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या है कि सेंटर से जो फोकस की दूरी है और सेंटर से जो सेमी मेजर एक्सिस की दूरी है, उसको उसके रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और सी बराबर देखो क्या हो जाएगा अब, ए इन ए, या फिर सी बराबर क्या होगा, ए। तो इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो फ्रॉम सेंटर टू फोकस टू सेंटर टू वर्टिसेस के जो डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो होता है सेमी मेजर एक्सिस की ओर। तो सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसके रेशियो को बोलते हैं हम क्या, इसेंट्रिसिटी भाई। अब देखो एक चीज़, अगर मैं सन को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, सन इज प्रेजेंट एट फोकस F2, सन अगर यहाँ प्रेजेंट है, देखो एक डिस्टेंस तो ये वाली होगी सन की, ठीक है, और एक डिस्टेंस होगी कौन सी, जब यहाँ पर फर्दस्ट होगा, तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एफेलियन। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर मैं इस डिस्टेंस को बनाऊं, डायग्राम को अगर मैं दोबारा एक बार देखो बनाते हैं, इसको F1 मान लो जाए तो, प्लेनेट यहाँ पर है, पेरीहेलियन पॉइंट, जब यहाँ होगा तो पेरीहेलियन, और जब यहाँ होगा तो एफेलियन। जब ये वाली दूरी कितनी है तुम्हारी, ए, और ये दूरी कितनी है, सी। अब ये वाली दूरी कितनी होगी, पेरीहेलियन से फोकस की, ये बताओ कितनी दूरी होगी। अगर ये, इसको मैंने R1 कह दिया, देखो R1 की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस A है, ये C है, तो ये कितना हो गया, A माइनस सी, और A माइनस सी की वैल्यू क्या रख दो, AE, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉमन ले लो, 1 माइनस ई, तो R1 कह दो, सॉरी इसको R1 कह दिया। R1 की वैल्यू कितनी हो गई, A 1 माइनस ई, ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। R2 फोकस से जब प्लैनेट फर्दस्ट डिस्टेंस पे होगा,
इसको हमने कह दिया R2। ये अभी बाद में यूज होगा, इसको ध्यान में रखना होगा, फर्दर डिस्टेंस पे होगा। तो देखो R2 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है C, R2 की वैल्यू कितनी होगी, ये R2 है टोटल, तो ये डिस्टेंस F2O और प्लस O, इसको नाम दे दो A, एफिलियन है ना। तो F1O प्लस OA, F1O की वैल्यू कितनी है C, प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो सेमी मेजर एक्सिस है, ये हो गई A, तो C प्लस A, C की वैल्यू कितनी है A प्लस A, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये A को ले लिया मैंने कॉमन, 1 प्लस E, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई A प्लस E, R1 की A माइनस E। देखो जब प्लैनेट सबसे पास में होगा पेरीहेलियन सन के, तो उसको R1 कहेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी A1 माइनस E, A लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और E इसेंट्रिसिटी। R2 जब दूर होगा तो उसमें प्लस वर्ड आ जाएगा, और जब माइनस होगा तो पेरीहेलियन, और जब प्लस होगा तो अफिलियन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये थी कैप्लर्स की फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ जानकारी। इसमें इसेंट्रिसिटी का जो वर्ड है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, रेशियो होती है C/A का। अगर इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो अभी हमने देखा था वो जो होगा कोनिक सेक्शन हमारा सर्कल हो जाता है। अगर E की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होता है, इलिप्स के लिए। अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हो जाएगा हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए थी, केपलर फर्स्ट लॉ के थी। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये वाला रिलेशन, जब देखो ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जब प्लेनेट पेरीहेलियन पे पोजीशन पे हो, मतलब पास में हो सन के, तो R1 कहेंगे उसको, उसका फॉर्मूला होगा A1 माइनस E। A क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ, और ये होगी इसेंट्रिसिटी, और R2 जो क्या है अफिलियन पोजीशन की, वजह से प्लस आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी किसकी, केपलर फर्स्ट लॉ के। अब हमारा शुरू होता है केपलर का सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया, इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ध्यान रखना भाई, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट्स स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, और एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको भी समझेंगे अच्छे से। देखो द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे, जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, हम तो ये जानते ही हैं। मैंने सपोज सन को कंसीडर करा यहाँ पर, किसी इस वाले फोकस पे सन कंसीडर है यहाँ पर। अब एक देखो प्लैनेट सपोज ए से इस वाले डायरेक्शन में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ए से बी पे गया है, ए से बी पे, तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन करो फ्रॉम, पहले इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन को मिला दिया मैंने। इसको ए से देखो, ए से बी में जाने में सपोज टाइम लगा उनको 1 मंथ, प्लैनेट को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 1 महीना। तो मैंने जहाँ पे सन था वहाँ से दोनों पोजीशन का रेडियस वेक्टर ड्रॉन करा है, ये वाला एरिया मिल गया हमें। अब इसके बाद कुछ समय बाद ये पोजीशन एक हमने 2 और इंस्टेंट पर ले लिया सी से डी पे, तो यहाँ से सी हो गया, ये डी, रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो इसी से ही। ये इस टाइम कितना लगा, 1 मंथ का। तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये और ये वाला जो एरिया है, ये टोटल एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया
और ये और ये, इसका एरिया मैंने अगर A1 कहूँ, इसको A2 कहूँ। देखो अब क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट देखो, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट, सन से प्लैनेट में रेडियस वेक्टर ड्रॉ करा हमने 2 पोजीशन पे, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम है, 1 मंथ का टाइम यहाँ भी है, 1 मंथ का टाइम यहाँ भी है, तो जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दिखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन एरिया आपस में क्या होंगे, A1 और A2 का एरिया क्या होगा, सेम। लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों का टाइम पीरियड सेम होंगे। 2 पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मंथ लिया, यहाँ से यहाँ से भी 1 मंथ लिया। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 1 मंथ लेता है, यहाँ से यहाँ तक 2 मंथ लेता, तब तक एरिया क्या हो जाते हैं, अलग अलग। एक बार हमने यहाँ पे और भी लिखा हुआ कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब dA/dt इजिकल टू कांस्टेंट। इसका हमें अभी डेरिवेशन देखना है कि ये वाला कंसेप्ट कैसे यूज होता है। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होती है, इसको देखना है। सपोज यहाँ पे सन है, सन की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर। अब जो प्लेनेट यहाँ से यहाँ पर आता है, देखो तो मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया भाई ऐसे। इस पोजीशन को मैंने P कह दिया और इसको कह दिया P डैश। देखो प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से यहाँ तक आने में उसका टाइम लगता है dt। टाइम क्या लगेगा, P से P तक आने, P डैश तक आने में उसका टाइम लिया dt, और इसने जो एंगल ट्रेवर्स किया ऐसे, वो एंगल हो गया d थीटा। इसको मैं यहाँ से इस वाले जो फिगर है, ये वाला फिगर, इसका नाम दे दिया हमने s। इस वाले को मैं बाहर ड्रॉ करता हूँ। देखो ऐसे है ये s हो गया, ये ऐसे है, ये वाली डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होगी। ये पॉइंट हो गया P और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये वेलोसिटी हो गई v, मेकिंग एन एंगल इस डायरेक्शन में थीटा। देखो ये P पोजीशन हो गए, प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यूँ करके, इस तरह ऐसे आर्क में, इस तरह ऐसे। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, P डैश। इस वाले फिगर को हमने S P और P डैश, इस वाले को हमने बाहर निकाल के यहाँ दिखा लिया। ये एंगल कितना हो गया, d थीटा। अब ये वाला जो कर्व है, इस कर्व को हमने अप्रोक्स कर दिया स्ट्रेट लाइन से। कैलकुलेशन करने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन से हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट। ठीक है भाई। देखो इसके बाद क्या करो, ये देखो ये वाले जो एंगल है ये थीटा है, इसको मैंने एक्सटेंड करा। ये पोजीशन वेक्टर, ये सन से प्लैनेट P की पोजीशन वेक्टर है r। सन से प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है r, ये वैल्यू हो गई r। यहाँ से यहाँ तक SP की वैल्यू कितनी हो गई r। देखो ये वाला एंगल, ये जो पोजीशन वेक्टर आगे स्टैंड है, ये एंगल कितना है थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये अंदर वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है लीनियर पीरियड एक्सियम के हिसाब से, क्योंकि टोटल एंगल 180 होगा, ये थीटा तो 180 माइनस थीटा। अब ये P डैश से मैंने क्या ड्रॉ करा, ये P डैश ये वाला है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। यहाँ पे इसको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, P डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका नाम कह दिया M। अब हमें इसका एरिया निकालना है, किसका, ट्रायंगल का। ये वाले जो ट्रायंगल है S P डैश P, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल S P डैश P, इसको हमने कह दिया DA। थोड़ा सा एरिया ना, तो इसको DA कह दिया। ये क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है SP और हाइट कितना है MP डैश, हाइट इतनी है। अब देखो हमें अभी क्या है SP की वैल्यू कितनी है R, और MP डैश या P डैश M की वैल्यू नहीं पता, तो PM डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में PP डैश की वैल्यू कितनी होगी, PP डैश बराबर कितना होगा PP डैश, ये कितना होगा V वेलोसिटी से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी V से जा रहा है और dt, V वेलोसिटी से जा रहा है dt, V dt का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा PP डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम।
और अब देखो इस वाले ट्रायंगल में एम पी डैश पी में, ट्रायंगल एम पी डैश में देखो क्या होगा, इसमें लगाओ साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू एम पी डैश अपॉन में हाइपोटेनियस पी डैश इजिकल टू एम पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी डैश साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये हो गया साइन थीटा। पी डैश की वैल्यू कितनी है, वी डी टी, पी डैश की जगह मैं लिख देता हूँ वी डी टी साइन थीटा। ठीक है भाई, अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको बाहर निकाल लो, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था हमें, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ एस पी की वैल्यू कितनी है आर इंटू एम पी डैश की वैल्यू हमने निकाल ली वी डी टी साइन थीटा, डी टी को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, डी ए बाई क्या हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ आर वी साइन थीटा, हाफ ऑफ आर वी साइन थीटा, डी टी इसके नीचे आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हाफ ऑफ आर क्रॉस वी, क्योंकि आर क्रॉस वी की वैल्यू कितनी होती है डी ए, आर क्रॉस वी की मतलब क्या होगा आर वी साइन थीटा डी ए बाई डी टी। अगर मैं मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, मास से डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ आर क्रॉस ये एम वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपॉन में, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अपॉन में 2m। अब देखो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो गया L अपॉन में 2m। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा प्लैनेट्स पे और सन के बीच में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट, पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि डी ए बाई डी टी भी क्या हो गया कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी क्या है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है एरियल वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, इट मीन्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमने ये डेरिवेशन कराया, दोबारा से एक बार बता दूँ, देखो ये सन है, ये प्लेनेट की पोजीशन है, पी से पी डैश पे गया वेलोसिटी वी से, ये वाली लेंथ हो गई पी डैश वेलोसिटी इनटू टाइम पी डैश, आर्क लेंथ इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एरिया निकालना है इसका, हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस वाले फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ एम पी डैश की वैल्यू नहीं पता, एम पी डैश की इस वाले से हमने इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एम पी डैश की वैल्यू निकाली, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिख दिया, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट। ये पूरा सोल्व करा तो डी ए बाई डी टी क्या आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि एरियल जो वेलोसिटी होती है प्लैनेट की वो क्या होती है कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और हम इसको जो केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना। इसको और भी तरीके से देखते हैं एक बार, देखो डी एल बाई फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ कहते हो यार, न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी किसके बराबर होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है टॉर्क के बराबर, और टॉर्क के बराबर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्रॉस एफ के बराबर। ठीक है, अब देखो ये आर क्या पोजीशन वेक्टर, और जो फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इनकी इसकी, तो पोजीशन वेक्टर में और फोर्स की जो होंगे वो एक ही लाइन में होंगे, एज इसको लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर, एज पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एफ लाइज इन सेम लाइन, इन सेम लाइन, सेम लाइन में है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जब सेम लाइन में है आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब पोजीशन वेक्टर है और फोर्स एक ही लाइन में है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब क्या है डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई 0, आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0, मतलब डी एल बाई डी टी 0। और इसका मतलब क्या है कि एल कॉन्स्टेंट,
अगर एल कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एल कांस्टेंट का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो केपलर सेकंड लॉ को हम बोलते, और भी कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केपलर सेकंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका हमने क्या करा है? डेरिवेशन किया है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने देखा था इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करा था, तो जो एंगुलर मोमेंटम आया था, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होगा? देखो एल बराबर क्या होगा? आर क्रॉस एम वी था, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर एम वी आर साइन थीटा। यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी। तो एल बराबर क्या होता है? एम वी आर साइन थीटा। इसको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने बताया था कि प्लेनेट की जो दो पोजीशन होगी, जब प्लेनेट मान लो अगर यहाँ पर है, देखो अगर सन को मैंने यहाँ कंसीडर कर, प्लेनेट यहाँ है, तो ये क्या होगा? सबसे दूर पहुँच गया है, ये तो क्या हो जाएगा? एफेलियन। और जब ये पास में होगा तो क्या हो जाएगा? पेरिहेलियन। तो मुझे वेलोसिटी का रिजल्ट बताना है कि जब प्लेनेट पेरिहेलियन और एफेलियन में हो गया तो उसका फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होगा। इसका डेरिवेशन निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ देखो कैसे। यहां पे सपोज सन है, यहाँ मान लिया मैंने, चलो सन को यहाँ पर कंसीडर कर लिया, कहीं पर कंसीडर कर सकते हो। तो देखो ये पेरिहेलियन पोजीशन हो जाएगी, पेरिहेलियन सबसे पास की, पी नाम दे दिया इसको। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज v1 है। देखो अब इसकी पोजीशन वेक्टर r1, और जब ये सबसे दूरी पर होगा तो उसको बोलेंगे हम r2। ठीक है, ये क्या हो गया? एफिलियन पॉइंट। ये यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v2। प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। देखो ये जो m है को मैंने कंसीडर कर लिया, m इज द मास ऑफ सन, m इज द मास ऑफ सन, और स्मॉल m इज द मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द सन, और स्मॉल m इज द मास ऑफ द प्लेनेट। अब देखो सन को हमने कहा था कि फोकस पे होगा, तो फोकस से वर्टिसेस की दूरी मैंने बताई थी r1 जब होगा तो उसका रिजल्ट अभी क्या निकाला था? r1 इजकल टू, आप देख सकते हो a1 माइनस ई। r2 क्या होगा? a1 प्लस ई। इससे पहले भी हमने ड्राइव करा है। r1 की पोजीशन जब पेरिहेलियन मतलब जब प्लेनेट सबसे पास में, मैंने कहा था ना कि इसको रिमेंबर कर रखना है। तो जब पोजीशन a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ये सेंटर हो गया, ये a वैल्यू है a, और ये हो गया c, ये हो गया r1, ये डिस्टेंस हो गई r1। सन से प्लेनेट के पास की जो पोजीशन है, और सन से प्लेनेट की सबसे जो फर्दर डिस्टेंस है उसको r2 कह दिया। तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये r1 r2 हो गया। अब क्या करता हूँ मैं? एंगुलर मोमेंटम अभी हमने देखा कि क्या होता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम according to law of conservation of angular momentum, conservation of angular momentum, angular momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूँ मैं पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे। तो एंगुलर मोमेंटम एट पी पे लगाओ और एंगुलर मोमेंटम एट ए पे, ये बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम पेरिहेलियन पॉइंट पे और एफिलियन पे। तो मास ऑफ, देखो प्लेनेट का मास तो जब सर मोशन में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो प्लेनेट का मास तो चेंज नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m वेलोसिटी p पे क्या है? v1, और पोजीशन वेक्टर क्या है? यहाँ से पोजीशन कितना है पेरिहेलियन की? r1, mv1 r1, और एंगल कितना होगा बताओ इसमें? साइन थीटा की वैल्यू कितना होगी? 90 डिग्री।
इनके और इनके बीच में एंगल कितना है, पोजीशन के बीच में 90 डिग्री। और इसी तरह यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r2 और वेलोसिटी के बीच में कितना है, इसको एक्सटेंड भी कर लो, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो मास तो सेम होगा, जब ए से इधर पे जा रहा होगा मास तो क्या होगा, जब इस वाले पोजीशन पे हो जाए इस वाले पोजीशन में प्लेनेट का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम। तो mv2 पोजीशन वेक्टर यहाँ से इसकी कितनी है r2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और m से m कैंसिल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2, इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ देखो यहाँ पे r1 और r2 में कौन बड़ा है, r2 बड़ा है किससे, r1 से। जब r2 बड़ा है, अब इसको देखते हुए देखो, जब r2 बड़ा है r1 से तो कौन बड़ा होगा, अब इसमें v1 बड़ा होगा किससे, v2 से। v1 बड़ा होगा v2 से, v1 बड़ा होगा किससे, v2 से। इसका क्या मतलब है कि जब प्लेनेट सन के पास में आते हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे सन से दूर होते जाते हैं उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। देखो यहाँ धीरे धीरे कम होगी और यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो प्लैनेट्स जब सन के नियर होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, v1 की वैल्यू ज़्यादा ना, तो पेरिहेलियन पॉइंट पे सब ज़्यादा हो गई, और जैसे जैसे एफिलियन पे जाएंगे उनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि व्हेन प्लैनेट्स आर नियर टू द सन स्पीड आर ग्रेटर, और जब दूर होते जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम। तो इस चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, और टोटल एनर्जी प्रिंसिपल लगाओ, टोटल एनर्जी ए और पी पे क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन देखो, जो प्लैनेटरी मोशन का मैक्सिमम जो प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंसेप्ट का लगा के, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा से बोलता हूँ मैं, देखो मैक्सिमम जो प्लैनेटरी मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट को लगा के, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लगा के मैक्सिमम प्लैनेटरी मोशन के प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ कहाँ पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे लगाओ। तो टोटल एनर्जी पी पे किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी एट ए पे, ये वाला ए पॉइंट हो गया। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, और काइनेटिक एनर्जी ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी ए पे और पोटेंशियल एनर्जी ए पे, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पी पे क्या होगा, जब पी पे देखो प्लैनेट होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी वन का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी वन का स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ भाई ये प्लस होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी सन के बीच में और इसके बीच में, प्लैनेट का इसका मास कितना है, स्मॉल एम, प्लैनेट का मास क्या है एम, तो कितना हो गया माइनस जी एम, मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r1, इक्वल्स टू, समझ में आ गया होगा ये, माइनस जी एम मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट और इनके बीच की दूरी r1, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ए पे क्या होगी, प्लैनेट की मास तो सेम ही होगा, हाफ ऑफ एम v2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम v2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या है इसकी, जब यहाँ पर होगा प्लैनेट इसका मास क्या होगा m, माइनस जी एम मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट, और डिस्टेंस कितनी हो गई सन से r2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई जब यहाँ पर होगा r2 डिस्टेंस, ये रख दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 2, ये v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। अब क्या करोगे, v1 r1 देखो, r1 को हमने ड्राइव करा था, r1 की वैल्यू कितनी थी, r1 ये लिखा हुआ है हमने, ये रहा, और r2 क्या है, ये रहा। ठीक है भाई, अब जब हम देखो r1 और r2, जब r1 और r2 की जो वैल्यू है यहाँ पर रखते हैं, तो पूरा सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना हम, तो v1 की जो वैल्यू है, v1 की जो वैल्यू है वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सोल्व कर लेना अपने आप से, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई ए
1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई, और V2 की जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ GM बाई ए 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी जब स्पीड ज़्यादा होगी, V1 स्क्वायर रूट ऑफ GM बाई ए है ए अपॉन में 1 प्लस ई 1 माइनस ई क्या है इसेंट्रिसिटी। V2 की वैल्यू क्या होगी, देखो जब V1 की वैल्यू क्या है ज़्यादा, हमने यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और माइनस कब आएगा जब वैल्यू कम है, तो माइनस आ गया V2। ये क्या हो गई वेलोसिटी एट कहाँ पर, पेरीहेलियन पे पोजीशन पे, तो हमें पेरीहेलियन और अपहेलियन पे वेलोसिटी बतानी थी कितनी होगी, तो वेलोसिटी निकल गया पेरीहेलियन पे और अपहेलियन पे। ये क्या है केपलर का सेकंड लॉ। इसको आप एक बार देखो अच्छे से। केपलर का सेकंड लॉ फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने वेलोसिटी एट पेरीहेलियन और अपहेलियन पे, तो ये याद रखना है। ये तो सारी इंफॉर्मेशन थी केपलर्स के किसके सेकंड लॉ का। और सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और मैक्सिमम बताओ दोबारा से, मैक्सिमम जो प्लेनेटरी मोशन की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है वो अप्लाई कर किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को। अब क्या है केपलर्स का थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ ये क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to cube of semi major axis के क्यूब के बराबर। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसको देखते हैं कैसे। देखो अभी हमने इससे पहले जब ये सपोज ये हमारा सन, ये सॉरी अर्थ है, अगर ये अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है, पीछे जाके देखो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में जो था, सैटेलाइट का मास अगर m है और इसका मास ऑफ अर्थ क्या है स्मॉल m, ये रेडियस ऑफ अर्थ थी और ये डिस्टेंस कितनी थी, हमने r ली थी, तो ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आर, स्मॉल आर किसके बराबर था, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर। अगर ये वैल्यू क्या है एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, उसका फॉर्मूला क्या था, T इजकल टू 2 पाई। देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से ये चल के फिर यहीं आ जाए तो सरकमफ्रेंस को करेगा, सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस कितनी हो गई इस वाले की ऑर्बिट की आर, 2 पाई आर अपॉन में स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड सपोज v नोट है। देखो v नोट की वैल्यू हमने ड्राइव करी थी, क्या होती थी वो स्क्वायर रूट ऑफ GM बाई आर, तो यहाँ रखूँ मैं अगर 2 पाई आर अपॉन में v नोट की वैल्यू क्या रख दो स्क्वायर रूट ऑफ GM बाई आर। इसको अगर हम और सोल्व करें 2 पाई, देखो आर है, आर ऊपर पहुंच गया, इसका ऐसे लिख देख सकते हैं, ठीक है, और सही से लिखो 2 पाई, आर को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में GM। तो T बराबर किसके आ गया 2 पाई आर क्यूब अपॉन में GM, वेयर आर, देखो आर की जो वैल्यू है जब प्लेनेट जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेनेट के केस में ऐसा नहीं है, प्लेनेट और सन के केस में ऐसा नहीं है। वो कैसे रिवॉल्व करते हैं प्लेनेट सन के चारों तरफ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यहाँ पे हमने बहुत सन को कंसीडर कर लिया, ये देखो ये सेंटर हो गया O, ये सेमी मेजर एक्सिस A
ये सेमी मेजर एक्सिस ए, ठीक है, ये सेमी माइनर एक्सिस बी। प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ उसके सन के? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखो प्लेनेट, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन जो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती है वो सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये जो t इक्वल टू 2 पाई r क्या है यहाँ पे, इसकी ये r तो वैल्यू हमेशा को फिक्स रहेगी, ये r की वैल्यू यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ से क्या है, फिक्स है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो इलिप्स है वहाँ पे a लेंगे या b लेंगे, ये देखना है। अगर मैं इसमें देखूँ, इसको स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में gm। देखो 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, gm कॉन्स्टेंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। r यहाँ क्या है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। तो प्लेनेट के केस में आपको क्या करना है, सन और इसके केस में r को रिप्लेस करना है a से। a क्या यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। a क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो हमने जो ये r था उसको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। a क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, देखो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या था, केपलर का थर्ड लॉ। चलो बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं, JEE 1996 में आई हुई प्रॉब्लम है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्टार इज 10 a। देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्टार इज 10 a। द मास ऑफ दीज स्टार्स आर m and 16 m and their radii is a and 2a respectively. A body of mass m is fired straight from the surface of the larger star toward the surface of the smaller star, ठीक है। What should be its minimum speed to reach the surface of the smaller star, ठीक है। What should be its minimum speed to reach the smaller star। दो स्टार हैं, पहले इसको डायग्राम को बनाता हूँ मैं। एक ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया। इसका सेंटर सपोज C1 है, इसका सेंटर हो गया C2, ठीक है। इनके बीच के जो सेंटर डिस्टेंस है वो है 10a। सेंटर डिस्टेंस कितनी है, 10a। ये हमें गिवन है, सेंटर डिस्टेंस क्या है, 10a। देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्टार इज 10a। द मास ऑफ दीज स्टार आर, स्मॉलर जो होगा ये स्मॉलर वाले का मास m हो गया, और जो लार्जर वाला हो गया उसका होगा मास 16 m। ये चीज़ें ख़त्म। अब ए बॉडी ऑफ मास m इज़ फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर। ए बॉडी है m, है ना, जिसका मास क्या है m, स्मॉल m। इसको हमने क्या फायर किया है, इधर बॉडी का मास जिसका है m, v वेलोसिटी से हमने इसको फायर किया है टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार। तो मुझे स्पीड बतानी है, ठीक है। अब देखो ये जब दोनों स्टार्स हैं इनके बीच में कहीं पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या खींचेंगे। तो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, सपोज मैंने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट लेट ए पॉइंट P है जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, इन दोनों की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, 0। तो ये क्या है, अपनी तरफ खींचेगा। फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इसके लिए क्या हो गई, इस डायरेक्शन में। अगर मास यहाँ पहुँचता है ना, ये बॉडी जो मास जिसके यहाँ है, तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर हो गई, और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाले इसके E2 इस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट मैंने जहाँ ये पॉइंट कंसीडर करा जहाँ पे दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। तो E1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, E2 की फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट P पे। अब पॉइंट P की डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ से कंसीडर कर ली, वो कितनी है, R1 सेंटर से, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 लार्जर से। अब ये देखो इसकी जो रेडियाई है स्मॉलर की वो कितनी है, A, और लार्जर वाले की कितनी है, 2a गिवन अ क्वेश्चन में। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्टार इज 10a। द मास ऑफ दीज स्टार आर m and 16m and their radii is a and 2a respectively। ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी एक कोई है जिसका मास m है, उसको फायर्ड किया गया स्ट्रेट
फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर ऑफ इसको, मुझे वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पे। तो मैं जब ये स्ट्राइक करेगा तो v वेलोसिटी से गई सपोज। फिर इसके बाद आप देखो p पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों की वजह से क्या हुआ 0, तो E1 इजिकल टू बराबर हो जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी E1 और E2 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो E1 बराबर हो गई, E1 बराबर क्या हो गया E2। E1 की वैल्यू अगर E2 है, E1 बराबर क्या होगा यहाँ पे जब पहुँचा होगा वहाँ से क्या होगा GM, क्या होता है फील्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला GM अपॉन में डिस्टेंस कितना है R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू G, इसका मास क्या है, इसकी वजह से फुल डिस्टेंस E2 की वैल्यू क्या होगी G, मास कितना है 16m, डिस्टेंस कितनी है R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, GM से GM कैंसिल, R2 के ले जाओ, देखो R2 अपॉन में R1 टोटल स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू कितना है 16, या फिर क्या आ जाएगा R2 इजिकल टू, देखो R2 अपॉन में R1 क्या हो गया 4, R2 अपॉन वाई स्क्वायर रूट कर दिया 4, या फिर हम क्या कह सकते हैं R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ आपको डायग्राम में देखने से पता चल रहा होगा कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 10A के बराबर, R1 प्लस R2 10A के बराबर है, सेंटर डिस्टेंस से मेजर है ना, और R2 की वैल्यू 4 आ रही है निकाल ली हमने। क्या करो R2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, R1 प्लस R2 की वैल्यू 4R1 इक्वल्स टू क्या है 10A, ये कितना होगा 5R1 इक्वल्स टू 10A, तो R1 कितना हो गया 2A, 5 10, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 2A, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, R2 कितना होगा 4R1 की वैल्यू कितनी है 2A, कितना हो गया ये 8A, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 8A, और R1 की वैल्यू कितनी आ गई 2A, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 2A और R2 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू 2A, R2 की वैल्यू है 8A। अब क्या करना है हमें, इस वाले पॉइंट पे A, इसका नाम A दे दिया और इसका नाम P, टोटल एनर्जी क्या होगी बराबर होगी, R1 R2 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, R1 की वैल्यू है क्या है 2A और R2 की वैल्यू है 8A, ये तो निकाल चुके हैं। देखो एक चीज़ देखो कंसेप्ट, जब यहाँ से देखो प्लैनेट जब पॉइंट A और पॉइंट P के बीच में होगा, जो प्लैनेट सॉरी मास जो ये है बॉडी का जो मास है m है, जो अगर A और P के बीच में होगा तो जो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है इसको वापस खींच लेगी। अगर ये जो बॉडी जो मास P और C के बीच में आ गया, इस वाले के बीच में, तो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ 0 है, अगर जो बॉडी है इनसे इसके बीच में तो ये इधर चला जाएगा, और अगर P और C1 के बीच में है तो बॉडी अपने आप इधर फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से इधर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ टोटल एनर्जी प्रिंसिपल को लगाता हूँ A पे और P पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा कहाँ पे A पे और P पे, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट A इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी A पे, पोटेंशियल एनर्जी P पे प्लस काइनेटिक एनर्जी P पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी A पे, पोटेंशियल एनर्जी A पे, काइनेटिक एनर्जी A पे, P पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी P पे। अब मैंने कहा कि जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी तो यहाँ से जस्ट जब क्रॉस कर रही होगी तो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इसको अपने आप ही खींच लेगी, तो इस वाले पॉइंट पे आने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो Vp की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट P पे, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई 0। ये पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग करने वाले थे। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी A पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी A पे किसके सिस्टम, पूरे सिस्टम का, देखो इस वाली बॉडी का और इसके बीच में, और ये वाला जो मास है ये m जो मास है यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो A पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस वाले सिस्टम और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो -G इंटू 16m, मास कितना है 16m इंटू स्मॉल m
माइनस जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2a, ठीक है भाई, माइनस एम पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला एक टर्म हो गया, प्लस लगा दो जाए तो, और इसके बीच में आगा, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो गया, माइनस जी इंटू मास एम, इसका मास कितना हो गया m, इंटू मास ऑफ बॉडी m, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी है 10a, और ये कितनी है 2a, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 8a, ये 10a ये 2a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 8a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 8a, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मिनिमम स्पीड सपोज हमने वी मिनिमम स्क्वायर से प्रोजेक्ट किया इसको, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये वाली, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी पे, जब बॉडी अब यहाँ मास यहाँ पे पहुँच चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में निकालो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस जी इंटू 16m इंटू बॉडी का मास, तो माइनस जी एम एम अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है R2 की वैल्यू कितनी है 8a, चलो R2 ही रख देता हूँ मैं पहले भी, R2 प्लस माइनस जी इंटू एम, अब देखो यहाँ पर हो गया माइनस जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, अब ये यहाँ पर पॉइंट से R1, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही हो गई, ये वाला मास और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ही। इसको सोल्व करते हैं बस, अब सारा काम है हमारा सोल्व करने का। देखो क्या हुआ, ये क्या होगा 2 अट्ठे 16 8, इसको मैं लिखता हूँ कितना माइनस, देखो माइनस 8 जी एम एम माइनस 8 जी एम एम अपॉन में a, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो गया जी एम एम अपॉन में 8a, ठीक है भाई, ये देखो प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, मिनिमम स्पीड वी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी इंटू 16, R2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, चलो R2 की वैल्यू कितनी है 8a, R2 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 8a रख दूंगा, और R1 की वैल्यू कितनी है देखो, R1 की 2a, R1 की रख दो 2a, तो यही सोल्व करना है ना हमें। देखो क्या होगा, ये 8 दूनी 16 2, तो इसको यहाँ पे करो, 8 दूनी क्या हो गया 16 माइनस 2 जी एम एम माइनस जी एम एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सॉरी एम मास ऑफ स्मॉलर वाले का है, माइनस जी एम एम अपॉन में ए, मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम, माइनस देखो 2 जी एम एम अपॉन में ए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2a। एक चीज़ यहाँ से देखो, स्मॉल एम सब में कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल उड़ा दो, दोनों तरफ है, इसको उड़ा दिया हमने, ठीक है भाई। अब क्या करो, देखो एक चीज़ और यहाँ देखो, जी एम बाई ए कॉमन है, तो जी एम बाई ए को कॉमन ले लो, तो माइनस जी एम बाई ए को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस जी एम बाई ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 8, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 8 जी एम बाई ए, ये वाला तो काम खत्म इसका, एम से स्मॉल एम तो कैंसिल हो चुका था। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ मैं क्या रखूँगा प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये जी एम बाई ए तो आ गया बाहर, यहाँ क्या रखूँगा 1/8 प्लस हाफ ऑफ वी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे जी एम बाई को कॉमन ले लो, माइनस जी एम बाई को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस को कॉमन लिया, यहाँ कितना लिखेगा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 2 जी एम बाई ए, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा प्लस रखना पड़ेगा कि नहीं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या रखना पड़ेगा 1/2, देखो माइनस प्लस माइनस हाफ या 2 यहाँ आ गया जी एम
ये आ गया पूरा हमारा। इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 64 और 65 माइनस 65 65 डिवाइडेड बाई 8, 64 और 65 डिवाइडेड बाई 8 GM/A, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ V मिनिमम स्क्वायर, मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो 2 3 4 और 5/2 माइनस 5/2 GM/A, 2 3 4 और 5/2 माइनस GM/A। इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, हाफ ऑफ क्या बचेगा, हाफ ऑफ ये वाला टर्म इधर आ गया, हाफ ऑफ V मिनिमम का स्क्वायर, V मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला टर्म इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65/8 GM/A। देखो ये वाला टर्म इधर आया तो प्लस हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया 65/8 GM/A, यहाँ क्या है माइनस 5/2 GM/A। अब क्या करो GM/A को कॉमन ले लो, GM/A को ले लिया कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा 65/8 माइनस 5/2, ये क्या हुआ GM/A इंटू ये कितना होगा, देखो एलसीएम कितना आएगा 8, सोल्व करना खाली, एलसीएम कितना होगा 8, 8 के 8 65 माइनस 2 चौक 8 4 पंचे 20, ठीक है भाई। 65 माइनस 20 कितना हुआ 45, 65 माइनस 20 कितना हुआ 5 6 में 2 गए 4 45, तो ये कितना आ गया हमारा, देखो 45 अपॉन में 8 है और GM/A, देखो 45/8 GM/A, ये आ गया समझ। बस लास्ट कागार पे आ चुके हैं हम प्रॉब्लम के, क्या है हाफ ऑफ V मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू 45/8 GM/A। देखो 2 चौक 8 4 आ गया, ठीक है, यहाँ बचा 4। अब V क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 45/4 GM/A, V की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 45/4। 45 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 45 का स्क्वायर रूट में कैसे निकालते हैं, देखो 3 से करो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√5, बाहर निकालेंगे 3√5 अपॉन 4 का रूट कितना होगा 2, और ये क्या बचा अंदर स्क्वायर रूट ऑफ GM/A। तो स्पीड कितनी आ गई 3√5/2। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी JEE 96 में आई थी। तो आज तक की क्लास हमारी जो है, जो ग्रेविटेशन की क्लास चल रही थी वो आज जाके फिनिश हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।